Afternoon, everyone. Please note, in month of January, because of some technical reasons, we could not upload videos on appropriate time frames. However, we will not let current affairs take any hit. We are re-shooting, re-recording, and re-uploading the videos. May I request you to kindly go through the entire playlist so that you are well aware about the current happenings of the month of January. So today we would be discussing current articles of 27 January 2026. These are the five following important articles. जैसे जानते हो कि 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर थे, चीफ गेस्ट थे टू रिपब्लिक डे परेड, आफ्टर विच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा गया, वो साइन किया गया। तो पहला आर्टिकल उसको डिस्कस करेगा। उसके डिटेल्स जो है वो आने वाले लेक्चर्स में होंगे, लेकिन इसका भी ये इस आर्टिकल में सिर्फ बैकग्राउंड कंटेक्स्ट दिया गया। सेकंड इज रिगार्डिंग गिग वर्कर्स, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होता है, इनके बारे में है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने उसके बारे में एक इनिशिएटिव लिया, एक वेलफेयर बोर्ड एस्टेब्लिश किया है। थर्ड जो है वो कास्ट एन्यूमरेशन के बारे में है। सेंसस जो होने वाला है 2027 का, उसमें कास्ट का भी एन्यूमरेशन होगा, मतलब कास्ट का भी काउंटिंग होगा। उसमें क्या कैसे मेथोडोलॉजी यूज होंगी, उसमें क्या क्राइसिस आ सकता है, अभी क्या कंस्ट्रेंट है, उसके बारे में ये आर्टिकल डिस्कस करता है। चौथा और पांचवा आर्टिकल जो है वो हिंदू के एडिटोरियल है। पहला एडिटोरियल जो है वो हाइड एंड सीक का है। ये एमजी नरेगा के ऊपर आर्टिकल है, जो नए चेंजेस आ गए हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। एंड जो लास्ट वाला है, व्हेन पॉलिटिक्स मेट पॉलिसी शॉर्टकट्स, ये भी एडिटोरियल है। ये रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के वाटर शेयरिंग के बारे में है। आर्टिकल 262 के कंटेक्स्ट में इसको हम देखेंगे। तो बिफोर we get started, let me give you a brief introduction about two of the important initiatives. First is GS Foundation Batch. ये बैच जो है ये वर्किंग प्रोफेशनल जो होता है उनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें आपके चॉइस के हिसाब से आप बैच टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो ये जो बैचेस है ये ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है, हाइब्रिड मॉडल पे अवेलेबल है। और ये उन बच्चों के लिए है जो काम करते करते एकदम स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो नॉलेज से लेकर परफेक्ट नॉलेज तक, जहाँ पे आपका रैंक फाइनल सिक्योर्ड हो, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। इन तीनों स्टेजेस पे हैंड होल्डिंग के साथ प्रॉपर गाइडेंस जिनको चाहिए, उनके लिए ये फुल साइज जीएस फाउंडेशन बैच है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो है रिगार्डिंग क्रैश कोर्स। ये जो क्रैश कोर्स जो है ये प्रीलिम्स के बच्चों के लिए है, जो इस साल 2026 में प्रीलिम्स देंगे। जिन्होंने कहीं कुछ पहले पढ़ रखा है, उनको बहुत क्विक रिवीजन की जरूरत है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मुलेटेड साइंटिफिक वे में अगर आपको अपने प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी प्लान करना है, तो उनके लिए क्रैश कोर्स है। ये जो क्रैश कोर्स है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इसमें अवेलेबल है। एंड इसमें एक बहुत जल्दी लॉन्च होगा, 2 से ढाई महीने में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। इसमें 10 स्मार्ट बुक्स है प्रीलिम्स के, पर्सनलाइज मेंटरशिप होगी और 15,000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज होगी, जिसके बारे में मैं आगे आगे वाले स्लाइड में डिस्कस करूंगा। एंड करंट अफेयर्स का मैगजीन एज वेल एज न्यूज़पेपर एनालिसिस, ये सब होगा। ये 15,000 एमसीक्यू का टेस्ट सीरीज वाला प्री फिट इनिशिएटिव है, जिसके बारे में मैंने पहले इन्फॉर्म किया था। इसमें दो सेक्शन है, एक है फ्री सेक्शन, दूसरा है पेड सेक्शन। जो फ्री सेक्शन है उसमें 3,000 एमसीक्यूज यूट्यूब पर डेली लेक्चर्स में डिस्कस किए जाएंगे। इन डिस्कशन में एमसीक्यू एलिमिनेशन टेक्निक सिखाई जाएगी, सारे एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। एंड हर रोज स्ट्रक्चर्ड मैनर में इजी, मीडियम, डिफिकल्ट लेवल में इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जो पेड कोर्स है इट इज ऑफ 12,000 एमसीक्यूज। ये 120 टेस्ट के फॉर्मेट है ना, टीसीपी के ऐप के ऊपर अवेलेबल होगा ये। इसमें सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट दोनों होंगे। ये 30 इजी, 30 मॉडरेट, 30 डिफिकल्ट एंड 10 फुल लेंथ टेस्ट, 10 सीसैट टेस्ट एंड 10 प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनका सिमुलेशन होगा। तो ऐसे टोटल 120 टेस्ट होंगे।
इसका जो प्राइस था वो 12,000 था, लेकिन अभी न्यू ईयर एंड अदर डिस्काउंट जो चल रहा है उसकी वजह से नाउ इट इज प्रोवाइडेड एट 7,999। इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप रेगुलर यूट्यूब के व्यूअर हो और आप इस नंबर पे कांटेक्ट करते हो, तो यू कैन एक्सेस फर्दर 1,000 रुपये डिस्काउंट। So without wasting any further time, let's get started. All the CNA material and the prefit YouTube live discussion video analysis is available on app, as well as test series and other infographics you can access for free. Not the test series, but other infographics from the application by scanning these QR codes. Let's get started. The first article is regarding India EU, European Union close in on the free trade agreement negotiations. है ना? अब ये जो था ना, 2007 में नेगोशिएशन स्टार्ट हुए थे, लेकिन बीच में रुक गए थे। 2022 में फिर से डिस्कशन शुरू हुआ। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक जो यूएस ने ट्रेड एंड टैरिफ का जो वेपनाइजेशन कर दिया है, उस बैकग्राउंड में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड फॉर रेस्ट ऑफ द कंट्रीज टू डाइवर्सिफाई देयर ट्रेड डिपेंडेंसी, सो दैट कोई भी एक बड़ा देश आके अपने ट्रेड को, टैरिफ को वेपनाइज करके हमें डिक्टेट ना करे कि हमारे इक्वेशंस ग्लोबल कैसे होंगे। कुछ फैक्ट्स, एक एफटीए के बारे में डिस्कशन 2007 में शुरू हुआ था। कई बार उसको रोकना पड़ा, लेकिन 2022 में फिर से रिज्यूम हुआ और अभी जाके कंक्लूड हुआ। जो यूरोपियन यूनियन है, इट इज अमॉन्ग इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। अभी करंट बिफोर ट्रेड अग्रीमेंट हमारे ग्लोबल ट्रेड का लगभग 12% यूरोपियन यूनियन के साथ होता, विच अमाउंट्स टू रफली 120 बिलियन यूरोस एवरी ईयर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद में इट इज एक्सपेक्टेड कि अगले 5 साल में वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, 200 बिलियन यूरोस तक चला जाएगा। ये जो ट्रेड डील साइन हुआ है उसको अभी रेटिफाई होना बाकी है। ये रेटिफिकेशन होगा बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट एंड यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स। वंस इट इज अप्रूव्ड, वंस इट इज रेटिफाइड, फिर ये इम्प्लीमेंट होगा। अब इसमें कुछ कोर इश्यूज है। ये हम लोग, ये अभी ऊपर का जो चीजें देखी, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ कोर इश्यूज कंसर्न दिखाई देता है। फर्स्ट इज मार्केट एक्सेस जो है उसको बैलेंस करना विद द प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव सेक्टर्स, क्योंकि अगर आप मार्केट एक्सेस दे देते हो तो आप सब कुछ ओपन नहीं कर सकते। यू हैव टू प्रोटेक्ट सर्टेन सेंसिटिव सेक्टर, स्पेशली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो डेयरी से रिलेटेड है, एक्सेट्रा। ऑल्सो यूरोपियन यूनियन में ईयू एंड इंडियन स्टैट्यूटरी जो है, मतलब लॉज जो है, उसमें कुछ जगहों पर डाइवर्जेंस है, मतलब सिमिलैरिटी नहीं है। जैसे कि जो एनवायरमेंटल लॉज है, लेबर लॉज है, या सस्टेनेबिलिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें इंडिया और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स अलग अलग है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जेंस आ सकता है। थर्ड जो है वो है इन्वेस्टमेंट एंड सर्विस कमिटमेंट, जो है उसमें एसिमेट्री है, क्योंकि the investment potential of European Union is very high compared to India, and the service commitment and provision of services is very high in India compared to European Union। तो ये asymmetry है, उसको मैनेज करना होगा, उसको एड्रेस करना होगा। एंड जो आखिरी कोर कंसर्न आता है वो है ये स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग एंड ग्लोबल ट्रेड फ्रैगमेंटेशन एंड जियोपॉलिटिक्स। ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, ये एक तरीके से सिग्नल किया जा रहा है यूरोप, यूएसए को कि हम आपके ट्रेड नेगोशिएशंस टैक्टिक्स, या जो जियोपॉलिटिक्स में टैरिफ का वेपन है, वेपन की तरह यूज करना है, उसको हम स्ट्रांगली कंडेम करेंगे, उसके अगेंस्ट खड़े रहेंगे। और उसके यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील करने से एक सिग्नलिंग की जा रही है जियोपॉलिटिकली भी। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है। इस ट्रेड डील्स के डिटेल्स क्या है ये हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो डिटेलिंग में क्रिटिकल होगा। क्योंकि जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा लेवल पर जर्मन कार्स के ऊपर से टैरिफ हटाया गया है। सो वी वुड बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ इट, बट एज एंड व्हेन हमें डिटेल्स मिलेंगे इसके बारे में। वन लाइन कंक्लूजन क्या होगा, दैट जो यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है,
It reflects India's pragmatic trade diplomacy amid shifting global economic alignments. So, we are concluding on a very positive note where we are reflecting that India is a very strong country and it can maintain its strategic autonomy even in the case of interdependent arena of trade. So I would request you to pause the video and attempt this MCQ. Which of the following best explains a key challenge in concluding India-EU free trade agreement? A. India's refusal to engage in bilateral trade agreements. No, ऐसा कुछ नहीं हुआ है. EU's insistence on unrestricted movement of labor. No. Differences over market access and regulatory framework standards. Correct. An absence of institutional mechanism in EU. No. The correct answer is C. All right. Next article is regarding Gig Workers Welfare Board. Karnataka government has highlighted that they are considering the grievances of the gig worker. Gig worker मतलब कौन होता है? जो प्लेटफॉर्म वर्कर है. प्लेटफॉर्म वर्कर मतलब जो जोमेटो, स्विगी या ब्लिंकिट, जेप्टो, फ्लिपकार्ट या ओला, उबर, रैपिडो ऐसे एप्लीकेशन के ऊपर जो पार्टनर की तरह काम करते हैं लेकिन एम्प्लॉयड होता है, उन्हें कहा जाता है गिग वर्कर. इन्हें कोई भी सोशल प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता है. तो इनका क्राइसिस बहुत बड़ा था. 2019 18-19 में कुछ 3 लाख लोग 30 लाख लोग काम करते थे. 2021 में पोस्ट कोविड वो बढ़कर 70 लाख हो गए और अभी लगभग 120 लाख मतलब लगभग 12 करोड़ लोग गिग वर्कर में एम्प्लॉयड है. तो अब कर्नाटक गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एक्ट प्रपोज किया है, जिसमें इस एक्ट को स्टैट्यूटरी एक्ट अगर कन्वर्ट हो जाता है तो इट विल हैव स्टैट्यूटरी बैकिंग. इस एक्ट में एक फीस प्रपोज की है, वेलफेयर फीस, विच वुड बी 1 to 1.5% ऑन एग्रीगेटर्स, मतलब जो प्रोवाइडर है उनके ऊपर. और ये जो बोर्ड होगा इट विल इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम गवर्नमेंट के भी होंगे, गिग वर्कर भी होंगे, एग्रीगेटर्स भी होंगे जो प्रोवाइड करते हैं और सिविल सोसाइटी भी होगा जिनको वो सर्व करता है. इसमें कोर इशू क्या है फ्रॉम द मेन्स पर्सपेक्टिव? एक कि कोई भी फॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो होता है वो गिग इकोनॉमी में एब्सेंट है. तो आप अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी को एस्टैब्लिश करना बहुत डिफिकल्ट पाओगे. सेकेंड इज जो प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स है उनमें सोशल सिक्योरिटी गैप एग्जिस्ट करता है. किसी भी तरीके का इंश्योरेंस, किसी भी तरीके का हेल्थ बेनिफिट, किसी भी तरीके का पेड लीव्स, ये कुछ नहीं मिलता है उन्हें. थर्ड इज को वर्कर वेलफेयर को बैलेंस करना है विथ प्लेटफॉर्म वायबिलिटी, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो प्रॉफिट कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म जो पैसे बना रहे हैं, दैट इज ओनली बिकॉज दे आर एम्फसाइजिंग मोर ऑन इनोवेशन दैन द मॉरलिटी ऑफ द वर्किंग एनवायरमेंट. तो अगर आप तो इट कुड बी अ बिगर चैलेंज टू बैलेंस बोथ ऑफ दीज. फोर्थ इज को ये भी समझना होगा कि जो स्टेट्स है उनका क्या रोल है, रेगुलेटरी रोल क्या होगा, स्पेशली जो नया टेक्नोलॉजी ड्रिवन लेबर मार्केट इवॉल्व हो रहा है उसमें स्टेट कितना रोल प्ले करेगी या प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा ऑटोनॉमी मिलना चाहिए. ये क्रिटिकल एलिमेंट है और इसके ऊपर डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन होना इज द नेसेसिटी ऑफ द टाइम. अगर वन स्टेटमेंट में, वन सेंटेंस में आपको कंक्लूड करना हो तो क्या की टेक अवे होगा? एक यही होगा, जो स्टेट लेड रेगुलेशन है इट इज इमर्जिंग एज अ की इंस्ट्रूमेंट टू एक्सटेंड द सोशल सिक्योरिटी टू गिग वर्कर्स. तो बेसिकली आप मतलब वेलफेयर स्टेट से आप चाहते हो कि वेलफेयर स्टेट के साथ साथ वेलफेयर कैपिटलिज्म, वेलफेयर कैपिटलिज्म और एटलीस्ट कंपैशनेट कैपिटलिज्म शुड एग्जिस्ट. Please pause the video and answer this MCQ.
With reference to the gig worker in India, consider the following statement. They are always classified as formal employee under labor laws. Wrong. State can create welfare boards to provide social security to gig workers. The statement, the answer would be B, true only. Kindly go through the explanation. Kindly access this PDF from the application. Third, जो सेंसस होने वाला है 2027 में, उसमें जो मेथोडोलॉजी यूज होगी फॉर कास्ट एनिमरेशन वो अभी भी फाइनलाइज नहीं हुई है। जो यूनियन गवर्नमेंट है दैट इज इंडिकेटेड कि पॉपुलेशन एनिमरेशन फेज जो होगा 2027 का सेंसस का, उसमें कास्ट का भी कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन ये मेथोडोलॉजी कैसे कैलकुलेट होगा वो अभी भी डिसाइड होना बाकी है। कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। सेंसस जो था ये 16 सेंसस होगा और पहला होगा जो डिजिटली कलेक्टेड होगा। जस्ट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ याद कर लेते हैं। जो फर्स्ट सेंसस था वो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो ने कंडक्ट करवाया था। लेकिन ये जो था वो साइमल्टेनियस नहीं था। पहला जो ऑल इनकम पासिंग और सिंक्रोनस डेकेनियल सेंसस जिसे कहा जाता है, मतलब हर 10 सालों में होने वाला, वो पहली बार हुआ था 1891 में। 1881 में, नॉट 91, 1881 में हुआ था पहली बार, और वो लॉर्ड रिपन ने करवाया था। अब तक 16 हो चुके हैं। जो 2021 में होना एक्सपेक्टेड था, ड्यू टू कोविड वो आगे शिफ्ट कर दिया गया था, और ये पहला ऐसा है कि जो हर 10 साल के साइकिल में नहीं हो पाया। ओके, अब कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। सेंसस कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के ऊपर होती है, और ये सेंसस कमिश्नर जो है इट कम्स, पॉपुलेशन रजिस्टर ऑफ इंडिया जो होता है वो सब आता है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ठीक है, हम कई बार ऐसा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वी माइट मिस अंडरस्टैंड कि मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता होगा, नहीं, लेकिन ये आता है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ओके, इस साल का जो कास्ट एनिमरेशन होगा इट विल हैव अ स्टैट्यूटरी बैकिंग। 2011 में भी हुआ था लेकिन उसको कोई लीगल बैकिंग नहीं था। इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, बट दिस टाइम इट हैव स्टैट्यूटरी बैकिंग। अब इस मेथोडोलॉजी में कुछ कोर कंसर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो डेफिनेशनल चैलेंज है, मेथोडोलॉजिकल चैलेंज है। इन्यूमरेटिंग कास्ट बियॉन्ड एससी एंड एसटी, एससी एंड एसटी का क्लियर होता है, लेकिन ओबीसीज में जो आता है एंड ओपन जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनके कास्ट का एन्यूमरेशन बहुत अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइपोथेटिकली यादव अगर कम्युनिटी है तो कुछ स्टेट्स में जैसे हरियाणा में ओबीसी है, यूपी में वो जनरल में है, मध्य प्रदेश में वो ओबीसी में है, फिर इट विल बिकम अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। कुछ सब कास्ट है, जैसे कि राजपूतों में बामटा राजपूत है, कोई भामटा राजपूत है, उसमें से जो बामटा राजपूत है वो ओबीसी में आते हैं महाराष्ट्र में, कुछ नेशनल लिस्ट में ओबीसी में आता है। तो बहुत सारे डेफिनेशनल एंड मेथोडोलॉजिकल चैलेंजेस है। सेकंड क्रिटिकल इशू इज पॉलिटिकल कंटेस्टेशन है ओवर इंक्लूजन ऑफ ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी। कैसे इनको इंक्लूड किया जाए, अगर करेंगे तो किस क्या पैरामीटर्स होंगे, इसके ऊपर अभी भी डिबेट चल रहा है। थर्ड इज जो अवेलेबल डेटा है उसकी एक्यूरेसी कितना है, उस डेटा में स्टैंडर्डाइजेशन कितना हुआ है, एंड इसमें एक रिस्क भी एसोसिएटेड है कास्ट फ्रैगमेंटेशन का। जैसे अगर मराठा है तो वो कुणबी मराठा, लेवा मराठा, बेसिकली फर्दर डिफरेंशिएशन विद इन कास्ट विल इन अ वे इंसेंटिवाइज द कास्ट फ्रैगमेंटेशन, और जो यूनिटी और हार्मनी के बारे में बात करते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा। अब नेक्स्ट वेरी क्रिटिकल कि वंस यू हैव ऑल द डेटा, एक बार हो गया, मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गया, उस डेटा के बेसिस पर अगर कोई जो गवर्नमेंट है वो अगर कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है तो वो किस हद तक सही होगा। देयर विल बी अ डिबेट बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ अ पॉलिसी फॉर्मुलेशन बीइंग जस्ट कास्ट डेटा and not associating it with the economic analysis of the caste। तो इसमें की टेक अवे क्या होगा, दैट
Caste census raises complex questions, not just on methodology, but also on governance and a social impact beyond just data collection. I'll request you to pause the video and attempt this MCQ. With reference to caste enumeration in India, consider the following statement. The socio-economic caste census was conducted under the Census Act. No, it was an administrative decision and it was not a statutory one. So one gaya, A and C both are eliminated. The upcoming caste enumeration is proposed to be the part of population enumeration phase. Correct. The answer is D only. You can read the explanation. Post that, there would be two articles जो एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं. A game of hide and stick मतलब लुका लुका छुपी का गेम, स्पेशली एमजी नरेगा के कंटेक्स्ट में. एमजी नरेगा के बारे में थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड देख लेते. जो जो एमजी नरेगा था, इसमें लीगल गारंटी मिलता था 100 days ऑफ वेज का. अब नए स्कीम में वो 125 days हो गया है, लेकिन वो लीगल गारंटी इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो सप्लाई साइड का हो चुका है. अब स्टेट डिसाइड करेंगे कि कब उनको मिलेगा, है ना. कॉस्ट शेयरिंग में चेंज हुआ है. नाउ द न्यू वीवी रामजी जो है उसमें 60-40 डिवीजन होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, 90:10 बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स एंड सेंटर. ओके. अब 125 days हो गया है, फाइनेंशियल चेंज हो गया, सप्लाई साइड ड्रिवन हो गया. एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन ये भी है कि अब 60 days का गैप रहेगा, 60 days ऑफ मिलेगा इस एम्प्लॉयमेंट में, स्पेशली ड्यूरिंग द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग साइकिल. दो बार वो कौन से दिन होंगे ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा क्योंकि हर स्टेट का सोइंग एंड हार्वेस्टिंग साइकिल अलग अलग है. अभी तक दिक्कत ये थी कि जो पेमेंट मिलता है वो कई बार डिले होता था, कभी कभी 2 महीना 4 महीने इतना डिलेड पेमेंट होता था, एंड इट violated the provisions of the act, and it had weakened the very purpose and the trust of the institution or the scheme. और इश्यूज जो इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए कि जो एमजी नरेगा का वर्क है उसमें जो सस्टेन्ड डिमांड है, बार बार वो आपको काम मांगने के लिए लोग जाते हैं, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स कि रूरल डिस्ट्रेस अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. दूसरा जो है, जो राइट बेस्ड लॉ था एमजी नरेगा का, वो लीगल एंटाइटलमेंट था. उसको फुलफिल करते करते बहुत ज्यादा फिजिकल प्रेशर आ रहा था, फिजिकल रिलक्टेंस दिखाई दे रहा था. अगर पैसे ट्रांसफर भी होते तो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लैक्यूनास की वजह से वो फाइनली एम्प्लॉयज तक नहीं मिलते थे, जो वर्कर्स थे उन तक नहीं पहुंच पाते थे, डिले होता था. जो डिले इन वेज पेमेंट्स था, इट अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम. तो फाइनल कंसर्न है जो यू कैन यूटिलाइज इन मेंस आंसर राइटिंग इज जो वेलफेयर गारंटीज है उसके बीच में और जो पॉलिसी नैरेटिव्स है ऑफ सेल्फ रिलायंस, उसके बीच में बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाता है. क्योंकि वेलफेयर गारंटी का मतलब होता है कि स्टेट विल प्रोवाइड गारंटीड स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयरिज्म, वेयर एज जो पॉलिसी नैरेटिव है जहाँ पे सेल्फ रिलायंस दिखाई दे रहा है कि हम गवर्नमेंट के लिए इंजीनियर के अंदर काम करेंगे, लेकिन वो हमारे चॉइस का होगा, अनस्किल्ड लेबर वर्क होगा और जब हमें चाहिए होगा तब वो काम मिलेगा. ये जो पॉलिसी नैरेटिव और सेल्फ रिलायंस है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है. वन स्टेटमेंट पे अगर की टेक अवे लेना है तो दैट वुड बी दैट एमजी नरेगा it remains a critical social welfare net still, but it is not a dispensable welfare relic. Please pause the video and try and attempt this MCQ. Which of the following best captures the rationale of retaining MG Narega? A. It permanently replaces the need for agricultural reforms. B. It functions as demand-driven legal entitlement for rural households.
It eliminates all forms of rural unemployment. It is temporary relief measure during natural disaster only. The correct answer is B. In the previous form, when MG Narega, not VB Ramji, it functioned as the demand driven legal entitlement for the rural households. The final article. When politics met policy shortcuts, it is editorial on Rayalaseema lift irrigation इंटरस्टेट वाटर गवर्नेंस। रायलसीमा रीजन जो है आंध्र प्रदेश में, वहां पर वाटर को लिफ्ट किया जा रहा है कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट के थ्रू। ये जो एडिटोरियल है, इट एनालाइजेस पॉलिसी एंड लीगल लैप्सेस surrounding the Rayalaseema lift irrigation scheme, highlighting the governance failures in interstate water management. पहले तो कुछ समझ लेते हैं। इंटरस्टेट वाटर प्रोजेक्ट जो है ना, रिवर प्रोजेक्ट जो है, उनको स्टैट्यूटरी, एनवायरमेंटल एंड ट्राइब्यूनल क्लियरेंसेस की जरूरत होती है। एक्ट चाहिए। जो वाटर शेयरिंग ट्राइब्यूनल होता है, इंटरस्टेट ट्राइब्यूनल, उसका भी क्लियरेंस चाहिए होता है। सेकंड इज जो वाटर डिस्प्यूट्स होता है, दे आर गवर्न अंडर आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 क्या कहता है, ये है कि पार्लियामेंट विल हैव अथॉरिटी टू डिस्प्यूट, टू मैनेज सच डिस्प्यूट। और अगर पार्लियामेंट चाहे तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट से सुप्रीम कोर्ट को दूर रख सकता है। दिक्कत यह है कि जो इंटरस्टेट वाटर शेयरिंग के लिए जो ट्राइब्यूनल बनता है, उसका जो भी आउटकम आता है, नॉन कंप्लायंस ऑफ दैट आउटपुट ऑफन लीड्स के कोई ना कोई स्टेट गवर्नमेंट जुडिशरी के पास पहुंच जाता है इंटरवेंशन के लिए या फिर प्रोजेक्ट डिले करने के लिए। अब ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको सब ऊपर ऊपर से देखेंगे क्योंकि इनको इसको जनरल प्रिज्म ऑफ इंटरस्टेट डिस्प्यूट के पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 262 जो है वो बहुत क्रिटिकल है। और इशू क्या है, एक जो इंटरस्टेट रिवर वाटर गवर्नेंस मैकेनिज्म है, उसका कंप्लायंस बहुत वीक है क्योंकि इसकी इन्फोर्सेबिलिटी स्टेट के ऊपर आ जाती है, और सुप्रीम कोर्ट का इसमें रोल ना होने की वजह से कंप्लायंस जो है वो वॉलेंटरी लेवल पर चला जाता है। सेकंड, देयर इज अ रिस्क ऑफ फिजिकल वेस्ट बिकॉज ऑफ द स्टॉल्ड और लिटिगेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। कोई भी प्रोजेक्ट को अगर स्टे लगा दिया, उसके ऊपर कोई केस डाल दिया, प्रोजेक्ट को रोक लिया गया, तो उसमें जो फिजिकल वेस्ट है, क्योंकि प्राइस तो बढ़ते जाती है, पैसा जो अंदर इन्वेस्ट हो गया वो वहीं पे इट्स लॉक्ड कैपिटल, बहुत ज्यादा वेस्ट होता है क्योंकि उसके ऊपर का इंटरेस्ट तो पे ही करना पड़ता है ना। रिसोर्सेस वेस्ट होता है, वर्किंग आवर्स वेस्ट होता है। एंड द फाइनल इज जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो इंडिया की शान है, वो जब वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट की बात आती है तब वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन अ वे इरोड होने लगता है। की टेक अवे कि साउंड वाटर गवर्नेंस जो है, इट डिमांड्स लीगल कंप्लायंस एंड कोऑपरेशन, नॉट द पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। Please pause the video and attempt this MCQ. Which of the following principle is most directly undermined when state bypass statutory clearance for major irrigation projects? Competitive federalism, cooperative federalism, administrative decentralization, or parliamentary sovereignty? The correct answer is B. Cooperative federalism. ये जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, 17 books for prelims and mains are now available. The smart books are now available in SMS script also. To access these, kindly contact on the number mentioned here. Thank you so much for joining in. हम जो बचे हुए दिन का जो CNA है, वो इनको रीशूट करके री अपलोड कर रहा है। सी यू अगेन। थैंक यू।